वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएलएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम मूल्यांकन के साधन पार्ट 2 करेंगे। मूल्यांकन के साधन पार्ट 1 में मैंने आपको मूल्यांकन के 4 साधनों के बारे में बताया था: ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, प्रोजेक्ट वर्क, चेकलिस्ट और रिटन टेस्ट। तो आज हम 5वां जो साधन है वो हम करेंगे, वो है रेटिंग स्केल, रेटिंग माप भी जिसको हम कहते हैं। तो रेटिंग माप से आप क्या समझते हैं? रेटिंग के जरिए एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। रेटिंग का मतलब होता है कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु या कोई चरित्र के बारे में अपनी राय व्यक्त करना, ठीक है, या निर्णय देना। तो आपने माइक्रो स्किल्स की थी, आपको याद होगा। तो उन स्किल्स में भी एक अध्यापक आपकी रेटिंग करते थे। रेटिंग स्केल होती थी जैसे 1, 2, 3, 4। 1 जो है वो एवरेज के लिए रख सकते थे हम, कि आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो एवरेज रहा है, कैसा रहा है। एवरेज, गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब 1, 2, 3, 4। 1 एवरेज के लिए, गुड 2 के लिए, 3 के लिए बेटर और 4 के लिए बेस्ट, है ना। तो इस तरह से आपकी रेटिंग करते थे। रेटिंग एक अध्यापक के द्वारा की जा सकती है, निर्णायक मंडल के द्वारा की जा सकती है, माता पिता के द्वारा की जा सकती है। और इसमें होता क्या है, जो कमियां होती हैं उन कमियों के बारे में जो व्यवस्थित तरीका है, उस व्यवस्थित तरीके से जो राय है वो व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो ये रेटिंग स्केल है। उसके बाद आता है रूब्रिक। रूब्रिक जो है इसका अर्थ होता है आकलन मानकों की एक ग्रिड है। असेसमेंट जो मानक है उनकी क्या है, ग्रिड है, जिसमें छात्र का जो आकलन है वो एक सुनिश्चित और स्पष्ट तय किया गया जो आधार है उस पर किया जाता है। जब तक आपके पास कोई सुनिश्चित या स्पष्ट आधार नहीं है, आप छात्र का अच्छी तरह से मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए एक बच्चा है, वो लिखित परीक्षा दे रहा है, अब आपने उसका मूल्यांकन करना है। तो उस लिखित परीक्षा के लिए सुनिश्चित आधार क्या है, किस उपलब्धि को लेकर के आपने उसको जो है वो मानक तय करने हैं। ये अगर आपके पास आधार सुनिश्चित नहीं होगा तो आप उसका सही मूल्यांकन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम रेटिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रूब्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई विद्यार्थी है, वो स्पेलिंग में गलती कर रहा है, लेकिन भाव ठीक है, क्या उसका भाव ठीक है, लेकिन स्पेलिंग में गलती कर रहा है, तो हमें विद्यार्थी के भाव को उचित वेटेज देना चाहिए। इसके लिए जो निर्देश हैं वो विद्यार्थी को भी और शिक्षक दोनों के लिए स्पष्ट रूप से जारी होने चाहिए, तभी आप विद्यार्थी का सही तरीके से आकलन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक रचनात्मक आकलन प्रभावी यंत्र हम इसको कह सकते हैं, जो व्यवहारिक समस्याओं के हल में विद्यार्थी के स्तर की स्पष्ट तौर पर जांच करता है। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या होता होगा, इसको हम ना संचित अभिलेख भी कह देते हैं। पोर्टफोलियो जो है एक डिवाइस है, एक साधन है। इस छात्रों द्वारा किए जाने वाले जो कार्य है वो इकट्ठा करके रखा जाता है। जो भी छात्र काम कर रहे हैं उसको इकट्ठा करके रख लो, जिसमें होगा क्या, जो शिक्षक होगा और जो छात्र होंगे, इन दोनों को शिक्षण प्रक्रिया का जो विकास है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो परिणाम है, उसकी समय समय पर वो जांच कर सकते हैं। छात्र जो भी काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा करके रख लो, ताकि समय समय पर छात्र और शिक्षक उस काम की जांच कर सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें, ठीक है, उसकी व्याख्या कर सकें। तो कई बार आपने देखा होगा कि शिक्षक उन मूल्यांकनों को ज्यादा महत्व देता है जो शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किए जाते हैं, है ना। लेकिन ये कहता है छात्र का जो पूर्व ज्ञान है उसकी परीक्षा के लिए किया गया जो आकलन है वो भी शिक्षण प्रक्रिया के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है ना। तो इस प्रकार का जो आकलन है वो मौखिक चर्चा या कार्य पत्रिका आदि के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो छात्रों का व्यवस्थित जो आकलन, जिसमें वे किसी कौशल का प्रदर्शन कर रहे हों, इसको भी इस आकलन के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है वो मूल्यांकन की एक तकनीक हो सकती है, एक मूल्यांकन का साधन हो सकता है। उसके बाद आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड को हम बोल देते हैं उपाख्यान रिकॉर्ड। ये एक प्रकार का लेखा जोखा है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, एक प्रकार का लेखा जोखा।
जिसमें बच्चे के प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप होते हैं और जो घटनाएं होती हैं, किस्से होते हैं, उनका वर्णन किया जाता है। प्रतिदिन के घटनाओं का, क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है। ठीक है। अब ये जो क्रियाकलाप होते हैं, इनका वर्णन विस्तार में भी हो सकता है, इनका वर्णन संक्षेप में भी हो सकता है। और इस प्रकार के जो रिकॉर्ड होते हैं वो बच्चों की जो घटनाएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनके बारे में इंगित करते हैं, दर्शाते हैं कि बच्चे के द्वारा क्या किया जा रहा है या बच्चा क्या कह रहा है ना। तो सामान्य और असामान्य जो क्रियाएं हैं, इनका वर्णन ज्यादातर एनेक्डोटल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई बच्चा है वो अध्यापक के साथ किस तरह की प्रतिक्रिया करता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, ये हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो विश्वसनीयता है वो कब बनी रहेगी, अगर कोई घटना घटती है, उस घटना को उसी समय नोट कर ले एक अध्यापक, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। और जैसे कोई मान लो निशांत है, एक लड़का, उसका दोस्त है दीप, तो निशांत के दोस्त दीप ने क्या किया, उसके बैग से पेन निकाल लिया, है ना। जब निशांत ने अपना पेन दीप के पास देख लिया, भाई ये तो पेन मेरा है, इसके पास कैसे आया, तो उसने दीप को बेंच से धक्का दे दिया। अब ये घटना घटी तो इसको नोट कर लेना चाहिए, बच्चा क्या क्रियाकलाप दिन भर करता है और कोई एक्टिविटी कैसे करता है, अध्यापक के साथ कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो ये सारी चीजें एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंतर्गत आती हैं, तब हम उसके व्यवहार के मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये भी एक मूल्यांकन का एक बहुत ही बढ़िया साधन है। ठीक है। उसके बाद दो और रह जाते हैं, वो भी हम करते हैं। एक है विवरणात्मक रिपोर्ट, 9th जो है पॉइंट साधन, 9th जो मूल्यांकन का साधन है वो है विवरणात्मक रिपोर्ट। विवरणात्मक जो आकलन है, ये विद्यार्थी के अधिगम को इस तरह से वर्णित और आकलित करने का दृष्टिकोण है जो अधिगम का सुस्पष्ट चित्रण करता है, जो कि जो पारंपरिक जो मापदंड है उस पर जो आकलन होता है उससे संभव नहीं है। जो ट्रेडिशनल तरह की मूल्यांकन है इसके द्वारा नहीं होता। विवरणात्मक मूल्यांकन जो होता है ये छात्रों का ही मूल्यांकन करता है, उनके दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है और उनके जो अधिगम है उसका एक बहुत ही स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत करता है। ठीक है। इसमें होता क्या है, जो आकलन करता है, ठीक है, आकलन का मतलब जो जिसका मूल्यांकन करता मतलब करने वाला, आकलन करता, इसको जिस महत्वपूर्ण अधिगम में छात्र लगा हुआ है उसके प्रति ध्यान देना पड़ेगा, उसकी जो प्रतिक्रिया करना, उसका जो विवरण है, उसका जो चिंतन है, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये उसको देखनी है। ठीक है। और जो पारंपरिक तरीके हैं उनको नहीं इसमें लेना। आकलनकर्ता को क्या करना है, जिस महत्वपूर्ण अधिगम में छात्र लगा हुआ है उसके प्रति ध्यान देने की जरूरत है, उसका विवरण देने की जरूरत है, आकलनकर्ता को उसका चिंतन करने की जरूरत है। तो ये चीज इसमें आती है। ठीक है। कि शिक्षण में क्या निरीक्षण किया गया, शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, अधिगम प्रक्रिया में अगले स्टेप्स क्या होंगे, ये सारी चीजें जो है वो आकलन रिपोर्ट में ये सूचनाएं जो होती हैं वो इंगित की जाती हैं। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उसकी जो विद्यार्थी का जो सारे जो गतिविधियां हैं वो इसमें जुड़ी होती हैं, उसका विवरण जो है वो इसमें देखा जाता है। और लास्ट स्टेप आता है, या लास्ट जो स्टेप कह लो या मूल्यांकन की साधन कह लो, टूल कह लो, वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब गृह कार्य कह लो या निर्देशित कार्य कह लो। विद्यालय समय से परे जो कार्य करने के लिए दिया जाता है उसे हम कहते हैं निर्देशित कार्य। तो निर्देशित कार्य एक तरह का गृह कार्य होता है। निर्देशित कार्य कहता सरल हो सकता है, सहज हो सकता है, जटिल हो सकता है, या गतिविधि हो सकती है, जटिल कार्य या गतिविधि भी हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि निर्देशित कार्य जो है ये विद्यालय के बचे कार्य नहीं हो सकते। तो इस कार्य में शिक्षार्थियों का समय, स्थान इत्यादि के रूप में कोई बाधा नहीं होती, है ना। तो जो भी असाइनमेंट हम बच्चों को देते हैं, एक अध्यापक बच्चे को देता है घर के लिए कार्य, वो इसको हम कहते हैं। तो इसके द्वारा भी हम मूल्यांकन का एक साधन है ये। तो इस तरह से हमने मूल्यांकन के 10 साधन कर लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड में भी है ये और डीएलएड में भी है।
तो दोनों ही कक्षाओं के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा और आप अपने नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आपको उनकी जानकारी रहे। ठीक है, और पढ़ाई में मन लगाइए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।